में बहुत बड़े बड़े इनकलाब आए हैं, लेकिन 1905 में जो इनकलाब आया उसके दूरस नताइज इंसानियत के लिए कई ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इस इनकलाब को लाने वाला आइंस्टाइन था, जिसने 16 साल की उम्र से ही ये सोचना शुरू कर दिया था कि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दे तो इस दुनिया की उसके सामने क्या शक्ल बनेगी। फिर 24 साल की उम्र में उसने 5 पेपर लिखे जिसने फिजिक्स का रुख ही बदल दिया। गोया ये एक फिक्री इनकलाब ज़रूर था, क्योंकि इसके बाद हमने ये जाना कि एटम को मज़ीद तोड़ा जा सकता है और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल की जा सकती है, जिसकी बेस के ऊपर फिर हमने एटमी बिजली घर बनाए और फिर आगे चलकर एटम बॉम्ब बना। न्यूटन के ज़माने से स्पेस और टाइम का हमारे जहनों पे एक ख़ास किस्म का कॉन्सेप्ट था, और वो ये था कि वक्त जो है वो एक ऐसा दरिया है जो कि एक ही सिमत में बह रहा है और उसके बहाव में ना तेज़ी आती है और ना ही कमी आती है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो एक ही सिमत में गुजर रहा है। स्पेस है वो भी एक फिक्स चीज़ है, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये बदल दिए। बीइंग अ फिजिस्ट हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम स्पेस और टाइम की किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। टाइम की मेजरमेंट के लिए हम कोई भी पीरियोडिक मोशन लाइक पेंडुलम को यूज़ कर सकते हैं, या एक कुदरती घड़ी जो है वो हमारे पास ज़मीन है जो कि सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरे एक साल में लगाती है और अपने एक्सिस के गिर्द 24 घंटों में अपना एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करती है। आजकल हम वक्त की मेजरमेंट के लिए एटॉमिक क्लॉक यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ज़रूरत क्यों पेश है, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है उसके लिए न्यूटन्स के लॉज काफ़ी हैं, वहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर एक रॉकेट जो स्पेस की तरफ मूव कर रहा है जिसकी रफ्तार जो है वो तकरीबन 50,000 किलोमीटर पर आवर होती है, वहाँ पर भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ज़रूरत नहीं है, या वहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई नहीं हो सकती। तो फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम क्यों पढ़ते हैं और ये कहाँ अप्लाई होती है? तो जब हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा कम है और वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इन पार्टिकल्स की बात करते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई होती है। फिर एक सवाल ये भी है कि इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही क्यों बोला जाता है? उसकी रीज़न ये है कि जितनी भी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन है वो सारे रिलेटिव हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप और आपकी दोस्त एक गाड़ी में जा रहे हैं तो आप अपनी दोस्त के लिहाज से रेस्ट में हैं और आपकी दोस्त आपके लिहाज से रेस्ट में है। लेकिन सड़क के किनारे जो दरख्त है, अगर आप उससे मुवाजना करें तो उसके लिहाज से आप दोनों ही मोशन में, यानी एक ही ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। सो फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज़ ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है और ना ही एब्सोल्यूट मोशन में है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। अभी तक जो हमने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन की है वो ये की है कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग then a body is at rest, and if a body changes its position with respect to its surrounding then a body is in motion। लेकिन अगर आप देखें तो क्या ये एक मुकम्मल डेफिनेशन है? जैसे कि मैंने पहले एक एग्जांपल दी है कि आप और आपकी दोस्त गाड़ी में जा रहे हैं, तो आप एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं, एक दूसरे के लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रहे। लेकिन सड़क के किनारे जो दरख्त है आप उसके लिहाज से मोशन में है, उसके लिहाज से जगह तब्दील कर रहे हैं। यानी एक ही ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में है और उसी टाइम वो दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में है।
इसका ये मतलब हुआ कि रेस्ट और मोशन की हम डेफिनेशन करते हैं वो मुकम्मल नहीं है। हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं इस वक्त रेस्ट में हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाइट बोर्ड, तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कुछ भी ले सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाइट बोर्ड लिया। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है वो लेते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, a set of criteria or stated values in relation to which measurements or judgment can be made। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। अब हम टाइप्स को देखते हैं। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। A frame of reference at rest or moving with constant velocity is called inertial frame of reference। या ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। और दूसरी टाइप है इसकी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेट कर रहा हो। हम ये कह सकते हैं कि an accelerated frame of reference is called non-inertial frame of reference। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप एक ट्रेन में जा रहे हैं और वो ट्रेन जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और उसकी खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि ट्रेन चल रही है या रुकी हुई है। तो उस वक्त वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। लेकिन अगर वही ट्रेन अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करती है तो तब आपको फील होगा, और उस वक्त वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा क्योंकि वो अब एक्सेलरेट करना शुरू हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने, क्योंकि अगर हम जमीन पर हैं और जमीन जो है वो सूरज के गिर्द भी घूम रही है और अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है और इसमें स्मॉल एंगुलर एक्सेलरेशन भी पाया जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसमें स्मॉल एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इसमें जितनी भी चीजें हैं उनमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि हम इस जमीन पर कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बना सकते? न्यूटन ने ये कहा कि हाँ ठीक है कि हम यहाँ पर एक मुकम्मल तौर पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बना सकते, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ है या हम हैं तो हम खुद ब खुद एक्सेलरेट नहीं कर रहे, हम जमीन की वजह से एक्सेलरेट कर रहे हैं। और दूर दराज जो सितारे हैं जो कि अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं, उनसे हम एक फिक्स्ड फ्रेम बना सकते हैं जिसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। इसके दो पोस्टुलेट्स हैं, बड़े सिंपल से। इसमें पहला है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी इनर्शियल फ्रेम को किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम पर कोई भी तरजीह हासिल नहीं। अगर आप किसी एक इनर्शियल फ्रेम में एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं और कुछ फिजिक्स का लॉज वहां पर अप्लाई करते हैं और वहां से कुछ रिजल्ट्स आते हैं, तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम में भी अगर सेम लॉ आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो सेम होंगे। इसका दूसरा पोस्टुलेट है, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज द कांस्टेंट वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक टॉर्च है और उस टॉर्च से रोशनी निकल रही है तो उस रोशनी की जो वेलोसिटी होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। अब अगर मैं उसी टॉर्च को लेकर भागना शुरू कर दूं और बहुत हाई वेलोसिटी से भागना शुरू कर दूं, तब भी उसमें से जो रोशनी निकलेगी उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी।
अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें जो पहला इफेक्ट है वो है टाइम डायलेशन। और टाइम डायलेशन क्या है? द फिनोमेना इन विच टू ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर एक्सपीरियंस डिफरेंट रेट्स ऑफ टाइम फ्लो इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि वो तमाम घड़ियां जो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो वो मुझे सुस्त चलती हुई महसूस होगी। यानी मेरे लिहाज से उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम स्लोली पास होगा। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का तकाजा ये है कि उस फ्रेम के लिहाज से मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी टाइम स्लोली पास हो रहा है, क्योंकि पहला जो पोस्टुलेट है वो यही कहता है कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आता है जो है ट्विन पैराडॉक्स, जो कि दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, जिसमें से एक भाई जो है वो जमीन पर रहता है और एक भाई को दूसरी दुनिया से आई मखलूक अपने साथ स्पेस के सफर पर ले जाती है। और ये जो सफर होता है ये अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट पर होता है। तो जब वो कई सालों के बाद वापस आता है तो वो देखता है कि वो खुद तो जवान है, लेकिन उसका जो भाई है वो बूढ़ा हो चुका है। उसका भाई जो जमीन पर था उसके लिए तो टाइम ऐसे नॉर्मल पास हुआ जैसे हमारे लिए पास होता है, लेकिन वो जो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट पर गया और स्पेस की सैर की, तो उसके लिए टाइम स्लो हो गया। इसीलिए उसका वो भाई जो जमीन पर था वो बूढ़ा हो गया और वो खुद जो था वो जवान हुआ। ये एक फर्जी कहानी है, लेकिन ये माना जाता है कि अगर कभी ऐसा हुआ, ऐसा मुमकिन हुआ, तो ऐसा ही होगा जैसा कि इस कहानी में बयान किया गया है। लेकिन टाइम डायलेशन को बारहा देखा गया है कि ऐसे पार्टिकल जो बहुत तेज वेलोसिटी से मूव करते हैं वो लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं, और ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी स्लो है या वो रेस्ट पर है वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। अब हम टाइम डायलेशन के फार्मूले को डिराइव करेंगे और उसके लिए हम सपोज कर रहे हैं कि कंसीडर एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट, टेक अ फ्रेम कैरिंग टाइमिंग डिवाइस व्हिच इज एट रेस्ट। द टाइमिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैशिंग बल्ब B attached with a detector D and separated by a distance L0। जैसे कि ये एक टाइमिंग डिवाइस है जिसमें एक बल्ब है और एक डिटेक्टर है और यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो, और टाइमिंग डिवाइस और मिरर के दरमियान में जो फासला है दैट इज L0। फर्स्ट केस में हम ये सपोज कर रहे हैं कि बोथ ऑब्जर्वर एंड टाइमिंग डिवाइस आर एट रेस्ट। So the bulb B emit a flash of light that travel with C toward the mirror M. The light reaches the detector after reflection from mirror. The time travel for this event is delta T naught। So यहाँ ये एक टाइमिंग डिवाइस है, ये बल्ब है, यहाँ से लाइट एमिट हुई और लाइट ट्रेवल करेगी विद स्पीड ऑफ लाइट C और मिरर पे गई, मिरर से वहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये दोबारा डिटेक्टर में, और इस फिनोमिना में जितना वक्त लगा उसको हम डेल्टा टी नॉट कह रहे हैं। सो एक इक्वेशन हमें पता है S इज इक्वल टू VT, और कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि मिरर और टाइमिंग डिवाइस के दरमियान में जो फासला है वो L0 है। सो जब लाइट B बल्ब से मिरर तक गई तो इसने L0 डिस्टेंस कवर किया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जब मिरर से डिटेक्टर पर आई तो इसने L0 डिस्टेंस कवर किया। सो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो 2L0 हो जाएगा। और क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं तो स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट, सो हमने V को रिप्लेस कर दिया C के साथ, और हमने कहा कि ये सारा इवेंट होने में जो टाइम लगा है वो डेल्टा टी नॉट लगा है, तो T की जगह हमने डेल्टा टी नॉट लिख दिया और इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। और फिर हमने यहाँ से डेल्टा टी नॉट की वैल्यू निकाली 2L0/C, इसको हमने इक्वेशन 2 कहते हैं। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर एट रेस्ट एंड टाइमिंग डिवाइस मूव्स। यहाँ पर इस डायग्राम को समझें, ये टाइमिंग डिवाइस है जिसमें बल्ब और डिटेक्टर है और ये मिरर है, और ये ऑब्जर्वर एट रेस्ट है। जब फ्लैश ऑफ लाइट एमिट हुई है बल्ब बी से, तो जो टाइमिंग डिवाइस थी हमारी वो पोजीशन 1 पे थी,
और जैसे ही ये जो फ्लैश ऑफ लाइट बल्ब बी से एमिट होकर मिरर एम तक पहुंची है, तो जो हमारी टाइमिंग डिवाइस है वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक आ गई, क्योंकि टाइमिंग डिवाइस मूव कर गई। फिर मिरर से रिफ्लेक्शन हुई और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट डिटेक्टर के पास आई, लेकिन क्योंकि टाइमिंग डिवाइस मूव कर रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जब वो डिटेक्टर तक पहुंची उस वक्त तक टाइमिंग डिवाइस जो है वो पोजीशन 2 से पोजीशन 3 तक पहुंच गई। फार्मूला यूज कर रहे हैं S is equal to VT, सो S डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट, और यहाँ डायग्राम में अगर आप देखें तो लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब वो बल्ब B से मिरर तक आई और फिर मिरर से डिटेक्टर तक आई, तो उसने टोटल L प्लस L 2L डिस्टेंस कवर किया। और V को हमने C से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, और इस सारे फिनोमेना में जो टाइम लगा है दैट इज डेल्टा टी। सो टाइम को हमने रिप्लेस कर दिया डेल्टा टी के साथ। अब हम इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं BPM, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। सो जब हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू L नॉट स्क्वायर प्लस U डेल्टा T ओवर 2 होल स्क्वायर, बिकॉज द बेस इज इक्वल टू U डेल्टा T ओवर 2, जो आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है, ये इसका परपेंडिकुलर है, दैट इज L नॉट। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, L स्क्वायर L नॉट स्क्वायर U डेल्टा T होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और इस 4 को खत्म करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2L होल स्क्वायर प्लस 2L नॉट होल स्क्वायर प्लस U डेल्टा T होल स्क्वायर, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। सो हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब इस इक्वेशन में हम 2L और 2L नॉट की वैल्यूज जो हमारे पास पहले इक्वेशंस में आ चुकी है वो वैल्यूज पुट करते हैं। 2L की वैल्यूज हम पहले फाइंड कर चुके हैं, C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, और जो 2L नॉट की वैल्यू हमारे पास आई थी वो आई थी C टाइम्स डेल्टा T नॉट। वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की, इनका स्क्वायर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने डेल्टा T वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर दिया। सो ये U डेल्टा T होल स्क्वायर था, इसको मैं इस तरफ ले आया, और इन दोनों वैल्यूज में से C स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर को कॉमन ले लिया। सो हमारे पास आ गया 1 माइनस U स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे C स्क्वायर एंड C स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास डेल्टा T स्क्वायर इनटू 1 माइनस U स्क्वायर ओवर C स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा T नॉट स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों तरफ। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा डेल्टा T इनटू 1 माइनस U स्क्वायर ओवर C स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा T नॉट, और डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T नॉट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस U स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। अब ये जो फैक्टर है 1 माइनस U स्क्वायर ओवर C स्क्वायर स्क्वायर रूट, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। सो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा T इज ग्रेटर देन डेल्टा T नॉट। सो ये रिलेशन अब हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड ज्यादा होती जाएगी उसके लिए टाइम डायलेट होता जाएगा। टाइम डायलेट होने का मतलब है कि टाइम जो है वो स्लोली पास करेगा। अगर हम ये सपोज कर लें कि वो जो ऑब्जेक्ट है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दिया, तो तब क्या होगा? सो अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो हम यहाँ पर U को रिप्लेस कर देंगे C के साथ। सो ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा डेल्टा T नॉट ओवर 1 माइनस C स्क्वायर ओवर C स्क्वायर स्क्वायर रूट, then delta T naught over 1 minus 1 square root 1 minus 1 is 0, and delta T naught over 0 any value divided by 0 is infinity. So अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर देगा तो उसके लिए टाइम इनफिनाइट हो जाएगा। टाइम इनफिनाइट होने का मतलब है कि उसके लिए टाइम पास ही नहीं